वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यानी जो छात्र छात्राएँ अभी इंटर पास करके आए हैं, बीए में एडमिशन लिए हैं, बीए में उन्होंने प्राचीन इतिहास लिया है, आप सोच रहे होंगे कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ऑलरेडी 2023 की बहुत सारी क्लासेस उपलब्ध है हमारे चैनल पर, उनको देखिएगा। और 2024 की परीक्षाओं को लेकर के एक सिलेबस डिस्कशन भी मैंने किया है कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या क्या है। तो सिलेबस वाली वीडियो देख लीजिएगा, बोर्ड पर मैंने बाकायदा पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो आप देख लेंगे। तो एंशियंट हिस्ट्री में आपको पढ़ना होता है भारत एवं विश्व की जो प्रारंभिक सभ्यताएं हैं या आरंभिक सभ्यताएं हैं, उनके बारे में आपको जानना होता है, ठीक है। अगर अंग्रेजी में इसी चीज़ को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या पढ़ना होता है। अच्छा, प्राचीन इतिहास में या प्राचीन इतिहास जो होता है उसमें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, ये आपको जानना होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और आपका जो पेपर का नाम है यानी कोर्स टाइटल जो है वो है अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी जो भारत की सभ्यताएं हैं उनके बारे में, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सब सभ्यताओं। और इसके अलावा जो प्राचीन विश्व की सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं के बारे में आपको जानना होगा। विश्व की सभ्यताओं में जैसे कि आपकी हो गई मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, ठीक है। इसके अलावा भी और भी सभ्यताएं, मेसोपोटामिया में 4 सभ्यताएं हैं मुख्य रूप से। एक सभ्यता है सुमेरियन सभ्यता, एक बेबीलोनिया की सभ्यता, एक असीरियन सभ्यता और एक और सभ्यता है, ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। इसके अलावा नील नदी घाटी की सभ्यता, यानी जिसको आप मिस्र की सभ्यता भी बोलते हैं, एक चीन की सभ्यता है। तो इन सभी सभ्यताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इन सभी सभ्यताओं से एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर को लेकर के होगा। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, बात ध्यान रखिएगा। इन प्रश्नों को एकदम से ध्यान रख लीजिएगा, रट लीजिएगा। और भी मॉडल पेपर में दूंगा, लेकिन ये मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 100 टाइप जो मतलब 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। आइए अब हम एक एक प्रश्नों को बड़े ही तीव्र गति से और अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनका उत्तर आपको क्या करना है, क्या टिक लगाना है। देखिए, लिखित वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, कुछ विश्वविद्यालयों की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, कुछ की लिखित होती है। तो लिखित जिनकी होती है उनमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आते हैं। उनका मॉडल पेपर भी तैयार हो रहा है, जल्द ही आ जाएगा, ठीक है। बाकी बोर्ड पर आपकी चैप्टर वाइज क्लासेस होती रहेंगी। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो विधिवत तैयारी आपकी होने वाली है। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा करवाई जाती है, चाहे वो बीए की बात हो या फिर अच्छा बीएससी का को करिकुलर जो कोर्स होता है उसकी भी तैयारी हमारे चैनल पर होती है। जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो एक सब्जेक्ट आपको को करिकुलर पढ़ना पड़ेगा। को करिकुलर का मतलब क्या होता है? को करिकुलर का मतलब होता है अनिवार्य प्रश्न पत्र। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सभी सेमेस्टर में एक को करिकुलर कोर्स पढ़ना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में। उसका एक मॉडल पेपर अभी मैंने दिया है जल्द ही, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसका सिलेबस भी बोर्ड पर मैंने बाकायदा डिस्कस किया हुआ, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो को करिकुलर हर एक व्यक्ति को पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लिए हो, आपको को करिकुलर कोर्स पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब ये एकदम से 100% जान लीजिए, ठीक है। चले, प्रश्न है पहला, निम्नलिखित में से किसके या किससे सिक्कों की एक श्रेणी का बोध होता है? तो सिक्कों की एक श्रेणी का बोध किससे होता है? इनमें से हिरणदाम से या पल से या गाधिये से या फिर कुर्सीद से? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे पूछा गया भाई, सिक्कों के एक श्रेणी का बोध किससे होता है? तो सिक्कों की एक श्रेणी का बोध जो होता है वो इनमें से किससे होता है? पल से। पल जो होता है ये सिक्कों की श्रेणी का बोध करवाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने शून्य का आविष्कार किया था? देखिए, आर्यभट्ट, बारहमीर, महावीर या भास्कर? तो शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने, ये बात ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट की अगर बात की जाए, आर्यभट्ट ने ही पाई का खोज किया था और सर्वप्रथम पाई का मान 3.1416 किसने बताया? तो ये आर्यभट्ट ने ही बताया था, ये बात ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको बता दूं और भी ऐसे कुछ प्रश्न हैं, जैसे आपसे और भी तमाम सारे प्रश्न पूछेगा। जैसे कि आपसे पूछ सकता है एक जो है, बताएं कि रामायण के रचयिता कौन है? तो आप बताएंगे रामायण के रचयिता कौन है। चूँकि आपको पढ़ना क्या है, अध्ययन के स्रोत पढ़ना है। उसमें खास करके अध्ययन के स्रोतों में एक तो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, ठीक है, एक होते हैं साहित्यिक स्रोत और एक होते हैं विदेशी यात्रियों की विवरण। चूँकि जब आप किसी भी इतिहास को पढ़ते तो सबसे पहले यही जानते कि आखिरकार इतिहास जो आप पढ़ रहे हैं उन इतिहास की जानकारी हमको कैसे मिली। चूँकि इतिहास जो है वो आज की घटनाएँ तो है नहीं, बहुत समय पहले की घटनाएँ हैं। तो चूँकि जब बहुत समय पहले की घटनाएँ हैं तो उन घटनाओं को हमको, मतलब उन घटनाओं की जानकारी हमको
हमको कैसे मिलती है, या उन घटनाओं के बारे में हम कैसे जान पाते हैं? कुछ साक्ष्यों के आधार पर ही जान पाते हैं कि भाई इस किताब में लिखा है, या इस विदेशी विवरण ने मतलब यात्री ने विवरण दिया हुआ है, या सिक्कों के हिसाब से कार्बन डेटिंग करके हम पता लगाते हैं। कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रणाली होती है जिसको अगर आप उसका प्रयोग करके आप किसी भी तत्व का एज निकाल सकते हैं कि वो तत्व जो है या कितना पुराना है, कितने साल का है, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोतों में खास करके कुछ धार्मिक साहित्य हैं, कुछ लौकिक साहित्य हैं। धार्मिक साहित्य में जैसे उस समय ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और महाकाव्य का एरिया। तो महाकाव्य में रामायण महाभारत इन दो रचनाओं से जानकारी मिलती है। तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्राह्मण साहित्य में आप देखते हैं वेद हो गया, उपनिषद हो गया, आरण्यक है, वेदांग हैं, इन सभी से हमको जानकारी मिलती है। समझ रहे हैं ना। लौकिक साहित्य में कुछ जो है बाण भट्ट की एक रचना है हर्षचरित, उसके माध्यम से जानकारी मिलती है। रास तरंगड़ी कल्हड़ की है, उससे जानकारी मिलती है। और एक रचना है अर्थशास्त्र कौटिल्य की है, उससे हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, प्राचीन इतिहास के बारे में। मुख्य रूप से विष्णु पुराण, कई सारे पुराण हैं, उन पुराणों में खास करके 18 पुराण हैं, उनमें से विष्णु पुराण है। उसमें जो है विष्णु पुराण के दूसरे अध्याय में एक प्रकार से बताया गया है, ठीक है। दूसरे स्कंद के तीसरा अध्याय के पहले श्लोक में ही लिखा हुआ है, भारत के बारे में कहा गया कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य चैर दक्षिणम वर्ष तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है तथा वहाँ की संतानें भारतीय हैं। तो भारत का इतिहास जानने के धार्मिक स्रोत के आप देखेंगे, अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और विष्णु पुराण का यह श्लोक भारत की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की एकता को बताता है, चूँकि बताता है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य, मतलब उत्तर में क्या है, उत्तर में एक प्रकार से हिमालय है, दक्षिण में एक प्रकार से समुद्र तक विस्तार फैला हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से जो है बताया गया है। मेगास्थनीज आया भारत में, इंडिका पुस्तक लिखी, ठीक है। यूनान देश से आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डायमेकस आया था सीरिया से, बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है। डायनोसियस आया था, मिस्र देश से आया था, अशोक के दरबार में आया था। फाहियान आया था, चाइना का था, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय काल में आया था। ह्वेनसांग आया था, हर्षवर्धन के समय में आया था, चाइना से ही आया था। इत्सिंग आया था चाइना से, ठीक है, ये पश्चिमोत्तर भारत में आया था। सुलेमान आया था, अरब यात्री था, 9वीं शताब्दी में आया था। देवपाल राजा थे उस समय, वहाँ पर आया था उनके दरबार में। अल बिलादरी आया था, अरब से आया था, मिहिर भोज के शासनकाल में। अल मसूदी आया था भारत में, ठीक है। महिपाल उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन थे, महिपाल प्रथम वो शासन कर रहे थे। इसके अलावा अल बरूनी आता है, ठीक है, गजनी से आता है अल बरूनी, ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत में आता है। 1000 से 1030 ईस्वी के समय में आता है। मोहम्मद गौरी या गजनबी के साथ आता है, ठीक है, मोहम्मद गजनबी के साथ आता है अल बरूनी शायद। तो इस प्रकार से बहुत सारे यात्री आते हैं जो कि भी विवरण देते हैं और उनकी किताबों से हमको जानकारी मिलती है, ठीक है, कि जो है उनका एक प्रकार से मतलब भारत के इतिहास के बारे में वो लोग बताते हैं, तो उससे जानकारी मिलती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और कुछ पुरातात्विक साक्ष्य जिनके माध्यम से हमको जानकारी मिलती है, खास करके कुछ अभिलेख मिलते हैं, कुछ मुद्राएं मिलती हैं, कुछ स्मारक मिले हैं, कुछ चित्रकलाएं मिली हैं, उनको देख करके हम लोग पता लगाते हैं कि भाई ये कितनी पुरानी है। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग उन सिक्कों पर बहुत सारे राजा महाराजाओं के नाम लिखे होते हैं, उनके मतलब किस सन लिखा होता था कि भाई किस सन में ये सिक्का बना हुआ है, तो इनसे हमको जानकारी मिलती थी। एक रचना है मुद्रा राक्षस, बताएं किसका ग्रंथ है, बड़ा फेमस ग्रंथ है, एग्जाम में पूछा था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त हैं। बुद्ध चरित किसने लिखा है, तो बुद्ध चरित किसने लिखा है, भाई अश्वघोष ने लिखा है। मेगास्थनीज एक जो है व्यक्ति था, उसकी रचना है इंडिका। सिविकी ह्वेनसांग की रचना है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स, बताएं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है पिछली बार। तो ये सब मैं क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ें बीच बीच में बोलूँगा वो क्वेश्चन पेपर में 2023 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप उनको भी साथ में ध्यान रखते चलिएगा। जैसे कि यात्रियों का राजकुमार किसको कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। एक एहोल अभिलेख है, एहोल अभिलेख के लेखक कौन है भाई, बताएंगे, तो रवि कीर्ति हैं, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को भी ध्यान रखिएगा। बीच बीच में जो मैं बातें बताऊंगा उसको भी ध्यान रखते रहिएगा। प्राचीन काल में तौल की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्राचीन काल में तौल की सबसे छोटी इकाई को रत्ती बोलते थे या रत्तिका बोला जाता था। कहते नहीं, अभी भी गांव वगैरह में अगर आप देखिएगा कि तुम्हें हम रत्ती भर पानी न दिया या रत्ती भर कुछ न दिया, रत्ती माने बहुत थोड़ा सा, ठीक है, सबसे छोटी नापने की इकाई होती थी रत्ती। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता माने जाते हैं।
तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन माने जाते हैं भाई, बताएं। अलेक्जेंडर कनिंघम माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत नहीं आती है। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत क्या नहीं आता है, आहार, मालवा या फिर जोरवे या फिर सोहन घाटी क्षेत्र। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत सोहन घाटी क्षेत्र नहीं आता है, बाकी मालवा, आहार और जोरवे ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे। प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव के द्वारा कौन सी धातु का खोज किया गया, या सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु के बारे में पता लगाया। तो सबसे पहले जो मनुष्य ने खोजा वो तांबा खोजा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछा आता है। कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं जो ये प्रश्न ना पूछे, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एकदम से रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आहत सिक्कों से, ये प्रश्न हमेशा आता है। आहत सिक्के मुख्यतया किस धातु से बनते थे भाई, फटाफट से आप बताएंगे। तो आहत जो सिक्के हैं वो मुख्य रूप से अगर आप देखिएगा तो चांदी के सिक्के हुआ करते थे। आहत सिक्के किस से बनते थे भाई, किस धातु के, चांदी के सिक्के हुआ करते थे आहत सिक्के। अगला प्रश्न है, किसे इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है, मैंने पूछा था। तो हेरोडोटस जो हैं उनको हिस्ट्री का पिता कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है, ठीक है, इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। इनकी एक रचना हिस्टोरिका, ठीक है, वो इतिहास हेरोडोटस की ही रचना है। तो आपसे पूछे हिस्टोरिका किसके, हिस्टोरिका के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे हेरोडोटस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोम का विद्वान था जिसकी रचना से भारत के विषय में जानकारी मिलती है, बताएं। प्लिनी, टॉलेमी, एरियन या फिर पेट्रोक्लीस। तो कौन था भाई, फटाफट से आप बताएंगे। तो टॉलेमी जो था ये रोम का विद्वान था और इसकी रचना से भारत के बारे में जानकारी भी मिलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, नीचे दिए गए अभिलेखों में से किस अभिलेख में विष्णु के विषय में सूचना मिलती है, बताएं। किस विषय में विष्णु के बारे में सूचना मिलती है, विदिशा का हेलियोडोरस अभिलेख से, या फिर जो है मेहरौली का लौह स्तंभ से, या प्रयाग प्रशस्ति से, या एहोल अभिलेख से। तो बताएं, विष्णु के विषय में सूचना किससे मिलती है, तो मिलती है विदिशा का हेलियोडोरस अभिलेख और मेहरौली के लौह स्तंभ लेख से। ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्राचीन भारतीय साहित्य में शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है, बताएं। प्राचीन भारतीय साहित्य में शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है इनमें से। कल्हड़ की राज तरंगड़ी जो है ये शुद्ध रूप से एकदम से ऐतिहासिक ग्रंथ है और इसमें जो चीज़ें हैं तथ्यात्मक हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा गया था 2023 में, कृष्ण द्वैपायन किसका नाम है। तो महर्षि वेदव्यास का कृष्ण द्वैपायन नाम है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य के लेखक हैं, यानी कि महाभारत के लेखक हैं। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है। ओके, जय संहिता को एक प्रकार से महाभारत कहते हैं। अच्छा, अ कोड ऑफ हिंदू लॉज ये किसको कहते हैं, मनुस्मृति को अ कोड ऑफ हिंदू लॉज के नाम से भी जाना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे देखिएगा। अच्छा, इकाई नंबर 1 की वीडियो भी मैंने डाली हुई है, ठीक है, इसकी चैप्टर मतलब इकाई नंबर 1 की, तो उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मैंने बताए थे उसको भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताएं, फटाफट से चलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, सभ्यताओं से प्रश्न आ गया है, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, बताएं, फटाफट से बताएंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी मिली थी। तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी जो इमारत मिली थी वो मिली थी कौन, विशाल जो है मतलब अन्नागार मिला था, जिसको अन्न कोठार भी कहते हैं, जिसको धान्यागार भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें ऑप्शन में अब आपको अन्नागार तो लिखा नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, जो ग्रेट ग्रेनरी होती है उसी को अन्नागार बोला जाता है, अन्न रखने का स्थान, ठीक है, या जो है एक प्रकार से गोदाम। तो ग्रेट ग्रेनरी को ही विशाल अन्नागार बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये अन्नागार प्राप्त हुआ था हमको मोहनजोदाड़ो से, 45.71 मीटर लंबा था और 15.23 मीटर जो है चौड़ा ये विशाल अन्नागार मिला है, जिसको ग्रेट ग्रेनरी भी कहा जाता है, अन्न कोठार भी कहा जाता है, धान्यागार भी इसी को कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछे धान्यागार या अन्न कोठार या ग्रेट ग्रेनरी या फिर विशाल अन्नागार कहाँ पर मिला था, तो आप बताएंगे मोहनजोदाड़ो से हमको प्राप्त हुआ है। कहाँ से मिला भैया, मोहनजोदाड़ो से मिला। अच्छा, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो वो भी मोहनजोदाड़ो से मिला है, ये बात ध्यान रखिएगा। मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन
नंबर 1 तो धान्यागार जो था, जिसको आप अन्नागार बोलते, जो यहाँ पर है ग्रेट ग्रेनरी, वही सबसे बड़ा था। ये बात ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी के शहरों की गलियाँ कैसी हुआ करती थी, तो एकदम सीधी होती थी और एकदम समकोण पर एक दूसरे पर सड़कें काटा करती थी। नालियाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ढके होते थे। और विशेषता जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो शहरी सभ्यता थी, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? देखिए, तांबा, कांसा, सोना या लोहा। तो देखिए, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, ये तांबा, कांसा और सोना इन सभी के बारे में तो जानते थे, लेकिन लोहे से ये लोग अपरिचित थे। आयरन धातु की खोज ये लोग नहीं कर पाए थे। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताएं सभी लोग, फटाफट से आप बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से तराजू कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तराजू कहाँ से प्राप्त हुआ है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, बताएं। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने मतलब कब करी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में हुई थी। और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो हैं, ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हुआ करते थे। पिगट महोदय एक हैं, उन्होंने एक प्रकार से पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानियाँ भी कहा था। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच की दूरी जो है वो 483 किलोमीटर के आसपास की है। तो मोहनजोदाड़ो और जो ये हड़प्पा सभ्यता है, ये एक प्रकार से अलग अलग स्थान थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के ही स्थान है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आइए और भी आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपसे एक पूछा था कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो किसने किया था भैया? तो किया था चार्ल्स मैसन्स ने किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। ओके, चलिए बताइएगा प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो तराजू मिला है वो कहाँ से मिला? अच्छा, तराजू और सिलबट्टा दोनों मिले हैं लोथल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल एक स्थान है, वहीं से मिला है, हड़प्पा सभ्यता का स्थान है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण या फिर लौह युग? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांस्य धातु की खोज जब हो गई थी, उसी सभ्यता को कांस्य युगीन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे जनजातीय, ग्रामीण या शहरी या फिर यायावर यानी खानाबदोश? ठीक है, तो बताएं, शहरी थे ये लोग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी हैं। हड़प्पा कालीन मोहरें जो हैं वो पत्थर की बनी हैं, और किस पत्थर की बनी हैं? सेल खड़ी नामक पत्थर से हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो बनी थी। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पासा वाला खेल खेलते थे अधिकतर, यानी शतरंज का जो खेल होता है, ठीक है, उस खेल पर ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक है, पासा और जुआ और इसके अलावा शतरंज, ये सब ज़्यादा उनको प्रिय था, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बताएं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में खास करके उसकी वहाँ के पैसों में जो है भगवान शंकर जी की जैसी मूर्ति जो है, मतलब भगवान शंकर का जैसा आकार है, उसी प्रकार से उसकी मुद्रा में, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुद्रा में जानकारी मिलती है भगवान शंकर जैसी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? देखिए, घोड़ा, हाथी और गाय, इन तीनों के बारे में इनके अवशेष हमको मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। किसके होने के? घोड़ा, हाथी, गाय, इन सभी के होने के प्रमाण तो मिल जाते हैं, लेकिन शेर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। शेर सभ्यता के अवशेष नहीं मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोगों को। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था भाई कौन सा? राखीगढ़ी था। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो मुख्य रूप से है इसमें, राखीगढ़ी नहीं, मोहनजोदाड़ो आप लगा देंगे, राखीगढ़ी मोहनजोदाड़ो का हिस्सा मान सकते हैं। ठीक है, हरियाणा राज्य में लगभग स्थित है ये। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थान क्या है भाई, बताएं। सबसे छोटा स्थल है जो है अल्लाह दीनो। ठीक है, अल्लाह दीनो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? तो यह हमको जानकारी मिलती है कालीबंगा नामक स्थान से। कालीबंगा में एक प्रकार से जुताई के साक्ष्य मिले हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा की सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। ओके, अच्छा, मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदाड़ो, इसका क्या अर्थ होता है? तो मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ओके, तो ये सब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता था, तो ये ध्यान रखेंगे। और आपको बता दूं कि एक जो है व्हीलर महोदय हैं, व्हीलर महोदय कहते हैं सिंधु क्षेत्र की शासन व्यवस्था मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक थी। तो आपसे पूछा गया सिंधु क्षेत्र की शासन व्यवस्था मध्यम वर्गीय जनतांत्रिक व्यवस्था थी, ये किसने बताया? तो ये व्हीलर महोदय ने बताया। और हड़प्पा संस्कृति के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता में बहुसंख्या में लिंग योनि की प्राप्ति, लिंग पूजा के संकेत मिलते हैं। और सबसे पहले कपास की खेती करने का श्रेय जो मिला हुआ है, कपास की खेती उसका सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को ही जाता है कि कपास की का उल्लेख या कपास की खेती करने का जो सबसे प्रथम साक्ष्य मिलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और सैंधववासी तौल के तमाम सारे बाँट हुआ करते थे, उनमें खास करके 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इन सभी का अनुपात हुआ करता था बाँटों में। तो इस प्रकार से चीज़ें हुआ करती थी, ये बात ध्यान रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो इस सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है किसको? ऑक्सफोर्ड सर्कस जो है किसको कहा जाता था? तो सड़क व्यवस्था को ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से भी जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में सिंडन कहा जाता था किसको? जौ को, गेहूं को, कपास को या नदी को? तो सिंडन किसको कहते थे हड़प्पा सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में सिंडन कहते थे कपास को। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, कपास को सिंडन के नाम से जाना जाता था हड़प्पा सभ्यता में। ओके, ये सब प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और पिछली बार पूछे गए हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को मैं लगातार आपके समक्ष बता रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मतलब और भी चीज़ें आपसे कुछ पूछे गए हैं प्रश्न, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बताइए सभी लोग, पहले फटाफट से आप बताइए कि जैसे हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे बसी है भाई? हड़प्पा सभ्यता की किस नदी के किनारे है हड़प्पा सभ्यता? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी किनारे जो है बसी हुई है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे है? ठीक है, बताएं सभी लोग, फटाफट से कमेंट करके बताएं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे बसी हुई है? सभी लोग बताएंगे, फटाफट से आप बताइएगा। ओके, हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे बसी हुई है? हड़प्पा, बताएं। हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से पत्थर के सिसन और यूनी प्राप्त हुए हैं, ठोस पहिए वाली गाड़ी प्राप्त हुई है, प्रसाधन मंजूसा प्राप्त हुई है, ठीक है, कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, इसके अलावा लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है, और लेख युक्त बर्तन प्राप्त हुए हैं, मुखौटे तमाम सारे मिले हैं, शंख का बैल मिला है, इसके अलावा तांबे की मोहरें मिली हैं, जौ, गेहूँ, भूसी, मटर, तिल की खेती के प्रमाण मिलते हैं, खरगोश की चित्र वाली मुद्रा भी हड़प्पा से मिली है। अच्छा, मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला है? मोहनजोदाड़ो से हमको क्या क्या मिला है भाई, बताएं फटाफट से। मोहनजोदाड़ो के से हमको क्या मिला है भाई? अच्छा, मोहनजोदाड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। तो आपसे पूछे सिंध का बाग किसे कहते थे? तो सिंध का बाग कहा जाता था मोहनजोदाड़ो को। ओके, मोहनजोदाड़ो से 1398 मोहरें प्राप्त हुई हैं, पुजारी के सिर प्राप्त हुए हैं, मोम के सांचे प्राप्त हैं, कांस्य की नर्तकी प्राप्त है, सभागार प्राप्त है, सीप का पैमाना मिला, सूती कपड़े के अवशेष भी मोहनजोदाड़ो से मिले हैं, पानी के जहाज भी मिले हैं, हाथी का कपाल मिला है, शिलाजीत भी मिला है वहाँ से, गाड़ी के पहिए मिले हैं, मेसोपोटामिया की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं मोहनजोदाड़ो से, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा मिली है, हाथी दांत की तराजू मिली है, पशुपति की मुद्रा मिली है। तो ये सब आपको मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। इसके अलावा जो है अगली चीज़, चंदहुदड़ो से क्या मिला है? चंदहुदड़ो भी यहीं का स्थान है। तो चंदहुदड़ो से मन के बनाने का कारखाना मिला है, अलंकृत हाथी मिला है, कुत्ता भी मिला है, मतलब कि स्वान की भी चीज़ें मिली है, पीपल की बतख मिले हैं, ठीक है।
और इसके अलावा लिपस्टिक, तराजू, बैलगाड़ी, ये सब चंद हथौड़ों से मिले हैं। लोथल से बात की जाए तो लोथल भी एक स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का। लोथल से हम लोगों को जो है फारस की मोहरें मिली हैं। धान और बाजरे की खेती के भी प्रमाण मिलते हैं। आटा पीसने वाली चक्की का भी जो है प्रयोग लोथल के लोग किया करते थे। हाथी दाँत का पैमाना मिला है। मनकों का कारखाना मिला है। कुत्ते की मूर्ति मिली, बकरी की हड्डियाँ मिली हैं। 3 युगल जो है समाधान एवं गोदी यानी बंदरगाह मिला हुआ है। ठीक है। इसके अलावा 5वां जो स्थान है वो है कालीबंगा। कालीबंगा से अग्निकुंड मिला है। बेलनाकार मोहरें मिली हैं। ठीक है। अलंकृत फर्श मिली हैं। तांबे के बैल मिले हैं, मतलब तांबे के बैल की मूर्तियाँ मिली हैं। लकड़ी की नाली मिली है। नक्काशीदार ईंटें प्राप्त हुई हैं। मस्तिष्क शोध की बीमारी वाला कपाल जो है प्राप्त हुआ है। हल से जोते खेत के साक्ष्य और भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण भी कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें। अच्छा, एक स्थान है बनावाली। बनावाली से हमको चक्राकार अंगूठियाँ प्राप्त हुई हैं। नाक और कान की बालियाँ प्राप्त हुई हैं। मछली पकड़ने का जो कांटा होता है और मिट्टी के बने जो खिलौने होते हैं वो सब हमको प्राप्त हुए हैं बनावली से। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, मैंने आपसे पूछा था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे बसी हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता जो बसी हुई है, ध्यान रखेंगे, बड़े ध्यान सुनिएगा। ये प्रश्न आपसे पूछता है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के तट पर बसी। किस नदी पर भाई? रावी नदी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो हड़प्पा सभ्यता जो है विशेषता रावी नदी के तट पर बसी हुई है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में पंजाब या पाकिस्तान के एरिया में पड़ती है। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है। मांटगोमरी जिले में हड़प्पा सभ्यता आज की स्थित है, पंजाब पाकिस्तान में। दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी। ठीक है। और दूसरी सभ्यता अगर आपकी बात की जाए मोहनजोदाड़ो, तो 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज होती है। ठीक है। मोहनजोदाड़ो की सिंध प्रांत जो पाकिस्तान का है वहाँ पर मोहनजोदाड़ो पहले हुआ करता था। सिंधु नदी किनारे मोहनजोदाड़ो सभ्यता की खोज हुई है। लरकाना जिला पड़ता है वर्तमान में। राखालदास बनर्जी ने खोज करी थी मोहनजोदाड़ो सभ्यता की। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछता है। तीसरा इम्पोर्टेंट जो आपका स्थान है वो है कालीबंगा। कालीबंगा की अगर बात करें तो कालीबंगा की खोज जो है, कालीबंगा वर्तमान में जो भारत का राजस्थान है वहाँ पर एक प्रकार से कालीबंगा उसी एरिया को बोलते हैं, राजस्थान वाले एरिया को। ठीक है। 1953 में इसकी खोज होती है। ए घोष महोदय ने इसकी खोज करी थी। गंगानगर जिले में स्थित है वर्तमान में राजस्थान के कालीबंगा क्षेत्र। और घग्गर नदी यानी प्राचीन नदी सरस्वती नदी, उसी के किनारे कालीबंगा जो सभ्यता थी वो बसी हुई थी। ठीक है। इसके अलावा लोथल आप लोगों ने नाम सुना होगा। लोथल जो है मुख्य रूप से ये गुजरात में पड़ता है। 1957 में खोज होती है। भोगवा नदी के किनारे लोथल जो स्थान है वो सभ्यता है वो फेमस थी। खासकर सिंधु घाटी सभ्यता के ही सारे प्रमाण हैं, लोथल उसका स्थान है। तो अहमदाबाद में पड़ता है गुजरात के। ठीक है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज करी थी। ओके। इसके अलावा और भी आपसे प्रश्न पूछता है, जैसे कि जो है चंदहुदड़ो की खोज कब हुई? 1931 में हुई। किसने करी? NG मजूमदार ने करी थी। मांटगोमरी जिले में ये भी स्थित है। ओके। मांटगोमरी में हड़प्पा भी स्थित है। तो मांटगोमरी में खास करके जो सिंध प्रांत है वहाँ पर भी एक पड़ता है स्थान। तो वहीं पर एक प्रकार से सिंधु नदी के किनारे जो है इसकी मतलब चंदहुदड़ो के बारे में बताया जाता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यही सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा प्रश्न आपसे बन सकता है तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। ओके। तो आपकी परीक्षा से, अच्छा, हड़प्पा की सीमा जो लगती थी उसको लेकर के भी पूछा जाता है। उत्तरी सीमा जो है इसकी गुमला घाटी, डाबरकोट या सरायखोला तक जाती थी। दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी की घाटी में जाती थी। ठीक है। और भगवत राव यानी नर्मदा घाटी तक। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, हिंडन नदी किनारे। पश्चिमी सीमा सुतका गंडोर, मकरान समुद्री तट के इलाके तक। तो हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ सब मतलब एक प्रकार से था, बहुत ही विशाल स्थान हुआ करता था। तो ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बीच में बता दिए जाएं। ठीक है। ताकि आप अगर परीक्षा कोई भी दें तो आपको आसानी हो। अच्छा, यहाँ से आप अगर किसी भी कंपटीशन की भी तैयारी करते तो आज अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाती है शुक्ला स्टडी पॉइंट से। चूँकि इसमें BA में इतनी अच्छी जानकारी आपको हिस्ट्री की, सोशियोलॉजी की, पॉलिटिकल साइंस की, जियोग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, ठीक है, आपको मिल जाती है होम साइंस की, कि जिससे आपको बहुत जानकारी मिलती है। तो कंपटीशन के क्षेत्र में अगर आप भी तैयारी करते तो आपके लिए उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। यजुर्वेद में निहित है यज्ञों एवं हवनों के नियम या तंत्र एवं मंत्र, जादू टोने के मंत्र या संगीत या स्तुति और भावना। फटाफट से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से आप बताएंगे। यजुर्वेद में निहित है, यजुर्वेद में यज्ञों और हवनों के नियम बताए गए हैं। यजुर्वेद में यज्ञ और हवन करने के नियम बताए गए हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वेदों एवं संहिताओं में मूल मंत्र है, इन मंत्रों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो वेदों में खास करके और संहिताओं में मंत्र उल्लिखित होते हैं और उन मंत्रों की व्याख्या करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं जो है वैदिक मंत्रों का एक प्रकार से क्या करते हैं, और वैदिक जो संहिताओं में मंत्र लिखे होते हैं उनकी व्याख्या करते हैं, उनके पढ़ने की शैली बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? बताएं फटाफट से। क्लासिकीय शब्द में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, या किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या फिर एक उत्तम व्यक्ति। तो क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का मतलब होता है एक उत्तम प्रकृति का व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति, एक नेक सज्जन आदमी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण में शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में ही एक श्लोक मिलता है, कई श्लोक हैं हालांकि, लेकिन ऋग्वेद में एक श्लोक बड़ा फेमस है, ब्राह्मणोस्य मुखामासीद बाहुराज्यान्यः कर्ता उर्तदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। ये वर्ण व्यवस्था का एक प्रकार से विश्लेषण है एक श्लोक ये, यानी ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुखमंडल से, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, और उधर से जो है यानी पेट से वैश्यों की उत्पत्ति, और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। और इन चारों को एक प्रकार से अगर सुगठित रूप में अगर चलेंगे तो एक भव्य शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। और वो शरीर जो होता है मुख्य रूप से, अगर पैर नहीं रहेगा तो भी व्यक्ति दिक्कत में रहेगा, हाथ नहीं रहेगा तो भी दिक्कत की बात है, ठीक है। और अगर पेट नहीं रहेगा तो भी दिक्कत की बात है, और सर नहीं रहेगा तो भी दिक्कत की बात है। मतलब शरीर में हर व्यक्ति का स्थान है, हर चीज़ का स्थान है। पैर का भी उतना ही स्थान है, जितना स्थान पेट का है, उतना ही स्थान भुजा का है, उतना ही स्थान मुखमंडल का है, यानी कि मस्तिष्क का है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और उसी के आधार पर कर्म का विभाजन किया गया था। जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो एक प्रकार से यज्ञ वगैरह करवाते थे, पूजा पाठ करवाते थे। इसके अलावा जो है दान देना, दान लेना, ये सब काम हुआ करता था ब्राह्मणों का, ठीक है। दान लेना, और क्षत्रियों का काम होता था दान लेना, दान मतलब कि दान देना, और इसके अलावा रक्षा करना ब्राह्मणों की। इसके अलावा जो और भी लोग हुआ करते थे, जैसे वैश्य लोग होते थे, वो खाने पाने की व्यवस्था जितनी होती थी, यानी व्यापार वगैरह काम किया करते थे। शूद्र वर्ग के जो लोग हुआ करते थे वो एक प्रकार से सेवा किया करते थे, और एक इसके अलावा और भी काम किया करते थे। तो इस प्रकार से ये चारों लोग जो है अपने अपने काम किया करते थे, और जो व्यक्ति जैसा काम करता था उसी अकॉर्डिंग उसको एक प्रकार से मान लिया जाता था। शुरुआत में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म कर्म पर आधारित हुआ करती थी, लेकिन बाद में आकर के ये व्यवस्था जो है जन्म पर आधारित होती गई, और धीरे धीरे वही वर्ण व्यवस्था जो है वो जाति व्यवस्था में परिवर्तित होती चली गई। और फिर जाति व्यवस्था आज की जो है वो और ज़्यादा कटती चली जा रही है। जाति व्यवस्था में आप देख रहे हैं आजकल हर एक जाति में कम से कम 100 जातियाँ और बन रही, उपजातियों का निर्माण हो रहा है। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब ऋग्वेद में, खास ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया, वो भी कर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी कर्म के अनुसार ही चीज़ों को बताया गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा का स्थान वर्तमान में कहाँ पर निर्धारित होना चाहिए भाई? तो अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से महाजनपद युग का विश्वसनीय और प्राचीन स्रोत क्या है? तो विश्वसनीय और प्राचीन स्रोत इनमें से ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके बाद में आप देखते हैं बौद्ध ग्रंथों में भी बौद्ध महाजनपदों के बारे में, बौद्ध जनपद में 16 महाजनपदों के बारे में मिलता है। जैन ग्रंथ में भी मिलता है। बौद्ध ग्रंथ है एक, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। और जैन ग्रंथ है एक, उसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। लेकिन प्राचीन और विश्वसनीय सूत्र अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है, क्योंकि ऋग्वेद सबसे पहला दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ये बात ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के 10वें मतलब ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो ऋग्वेद में ही है गायत्री मंत्र का उल्लेख, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में या 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वो प्राप्त हुआ है, कहाँ से? बताएं। एक वाटाना से, या फिर बोगज कोई से, या बेबीलोन से, या बिसोटून से। तो बोगज कोई से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1400 ईसा पूर्व जो है ये प्राप्त हुआ है बोगज कोई, और सबसे पहला
अभिलेख आप इसको मान सकते हैं। वैदिक देवताओं का वर्णन इसमें है, खास करके 4 देवता मुख्य रूप से इसमें है, इंद्र, मित्र और नात्स्य और वरुण। ठीक है, ये 4 देवताओं के बारे में बोगस कोई जो है अभिलेख से हमको पता चलता है। वो 1400 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में या सामवेद में? तो गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोत्र शब्द जो होता है वो अगर आपको बताऊं तो गोत्र मतलब जैसे कि गौतम बुद्ध का गोत्र था गौतम, गौतम गोत्र के वो थे। किस गोत्र के थे गौतम बुद्ध? गौतम गोत्र के। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको अपना बताऊं, जैसे देखिए गौतम गोत्र के थे इसलिए उनको गौतम नाम दिया गया, गौतम बुद्ध उनका नाम पड़ा। ठीक है, अगर मेरे गोत्र की बात की है तो मेरा गोत्र क्या है? मेरा गोत्र है गर्ग गोत्र। ठीक है, मैं कौन सा शुक्ल हूँ? तो मैं देखिए, अब देखें, अब मैं शुक्ला की बात कर रहा हूँ। जैसे मेरा नाम शिवम शुक्ला है, तो मैं जो है वो गर्ग गोत्र का हूँ। गर्ग एक मुनि हुआ करते थे, तो उन्हीं के खानदान के हम लोग हैं, तो गर्ग गोत्र। ठीक है, गर्गाचार्य मुनि थे। ठीक है, आप सभी को पता होगा गर्गाचार्य मुनि जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के एक प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण का जब नामकरण करने की बात होती है तो गर्गाचार्य मुनि ही आते हैं और उनका नामकरण करते हैं। ठीक है, तो वो एक प्रकार से वही उन्हीं के खानदान के हम लोग हैं। तो गर्ग वंश है, मामखोर शुक्ल हैं, तो ये सब है। अच्छा, हम लोगों की जो वास्तविक जो जन्म मतलब कि जन्म जो है वो गोरखपुर में हुआ था, लेकिन गोरखपुर से फिर यहाँ पर हम लोग चले आए गोंडा में, तो यहाँ पर फिर हम हमारे पूर्वज लोग बस जाते हैं। तो मुझे पता नहीं गोरखपुर में कहाँ है, लेकिन बताते हैं दादा वादा कि हम लोगों की मूल स्थान जो है गोरखपुर स्थान रहा है। ठीक है, लेकिन अब तो हम लोग गोंडा में चले आए थे। फिर आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, बताएं। तो ऋग्वेद में अग्नि से और वरुण से, यम से, विष्णु से। तो अग्नि से सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र हैं वो अग्नि से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में आप देखते हैं ऋग्वेद के ही मंत्रों का उल्लेख पूजा पाठ में जो है विवाह पद्धति में सब जगह वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। तो वैदिक मंत्रों कौन से होते हैं? ऋग्वेद के होते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद होता है। वेद त्रयी में 3 वेद शामिल हैं, एक ऋग्वेद, एक सामवेद और एक यजुर्वेद। अथर्ववेद बाद में बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। वेद अपौरुषीय हैं, वेदों की रचना किसी व्यक्ति ने नहीं करी है, वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है और इसीलिए इनको अपौरुषीय कहा जाता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, चूँकि ये लिखे पढ़े कहीं नहीं गए थे, एक प्रकार से ये सुन सुन करके लोगों को आया है। ठीक है, उनके द्वारा उनको बताया गया, उनके द्वारा उनको बताया गया, तो इस प्रकार से वेदों की रचना हुई है। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक, अच्छा ये जो आप पढ़ रहे हैं लिखा हुआ है ये किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। जैसे कि वैदिक लिखा हुआ है तो एक वैदिक ये लिखा हुआ है, ठीक है, वाह करके ऐसे लिखा हुआ है वैदिक, ये किस लिपि में है? ये देवनागरी लिपि में है। इसी वैदिक को आप ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है, वैदिक, तो ये एक प्रकार से किस लिपि में लिख गया आप? वैदिक। ये लिपि है आपकी रोमन लिपि, ठीक है, और ये वैदिक किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में है। क्लियर। वैदिक धर्मकांड में होता का संबंध किससे होता? होता का संबंध एक प्रकार से ऋग्वेद से होता है और वैदिक धर्मकांड में जो है होता के रूप में ऋषियों को बुलाया जाता था यज्ञ वगैरह करने के लिए। कुछ विशेष लोगों को, जैसे आज आप मुख्य अतिथि और प्रवक्ता, मुख्य वक्ता के रूप में बुलाते, कोई कार्यक्रम होता है तो कॉलेज वगैरह में, तो ऐसे एक प्रकार से होता हुआ करते थे। वो जो है यज्ञ में ब्राह्मण लोग हुआ करते थे, उनको बुलाया जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा जाता था या अघन्य कहा जाता था? अघन्य का मतलब एक प्रकार से जिसको मारा ना जाए, जिसको मारने पर पाप मिलता था, उसको बोलते थे गाय। ठीक है, तो गाय को अघन्या कहा जाता था वैदिक काल में, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, वो मैंने आपको बताए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वैदिक काल के बारे में कुछ ये बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी जो कि मैंने आपको समझाई बताई। ठीक है, तो क्लियर होगी बातें। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, और आपको बता दूं वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था से प्रश्न आते हैं आपके 4 वर्ण होते हैं
आश्रम से अगर प्रश्न पूछता तो 4 आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम होता है 0 से 25 वर्ष तक। इसके बाद में फिर आता है गृहस्थ आश्रम 25 से लेकर के 50 वर्ष तक। फिर उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम आता है 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक। उसके बाद में संन्यास आश्रम आता है 75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक। 100 वर्ष की आयु मान करके आश्रम को बांटा गया है। आपसे विवाह से एक आध प्रश्न भी आ सकता है, चूँकि पिछली बार विवाह से प्रश्न पूछे गए थे। विवाह से प्रश्न पूछा गया था। विवाह की अगर बात की जाए तो विवाह का अर्थ क्या होता है? विवाह शब्द जो है वो बी उपसर्ग पूर्वक वह धातु से बना हुआ है। ठीक है, जब वह में हम बी उपसर्ग लगाते हैं तो विवाह बनता है। विवाह का मतलब होता है वधू को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। ठीक है, विवाह मुख्य रूप से मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया है। ठीक है, 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं? पहला विवाह है ब्रह्म विवाह, दूसरा विवाह है दैव विवाह, तीसरा विवाह होता था आर्ष विवाह, चौथा विवाह है प्रजापति विवाह, पांचवा विवाह है असुर विवाह, छठा विवाह है गंधर्व विवाह। ठीक है, सातवां विवाह होता था राक्षस विवाह, आठवां विवाह होता था पैचास विवाह। असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैचास विवाह को मान्यता कम प्राप्त थी। ठीक है, और ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाहों को प्रशंसनीय माना जाता था। और लास्ट वाले जो पैशाच, राक्षस, गंधर्व और असुर विवाह हैं, ये एक प्रकार से निंदनीय कार्य माने जाते थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये विवाह के प्रकार हुआ करते थे वैदिक संस्कृति में। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। ठीक है, अच्छा 3 प्रकार के ऋणों की बात की जाती है, तो ऋण कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऋण हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बताए जाते हैं। एक तो होता है देव ऋण, एक होता है ऋषि ऋण और एक होता है पितृ ऋण। ये ऋण चुकाने के लिए ही मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य का परम कर्तव्य होता है। मनुस्मृति में बताया गया है कि वो एक प्रकार से इन तीनों ऋणों की पूर्ति करेगा। देव ऋण जो है वो धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ करके आप पूरा कर सकते हैं। ऋषि ऋण जो होता है अपने पुत्र को शिक्षा दे करके विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन अगर अपने पुत्र को आप करवाते हैं तो आपका एक प्रकार से आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। पितृ ऋण जो होता है उसके अनुसार संतान उत्पन्न करना ही पितृ ऋण से मुक्ति पाना होता है। अगर आपके पुत्र नहीं है तो पितृ ऋण आपको लगा रहेगा। और आपको बता दूं कि पंच महायज्ञ करना पड़ता है जब आपका विवाह हो जाए, आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो जाते हैं। उसके बाद मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए और ये यज्ञ जो है लौकिक और पारलौकिक सुख और शांति को बनाए रखते हैं। इसमें 5 यज्ञ में एक होता है ब्रह्म यज्ञ, एक होता है पितृ यज्ञ, एक होता है देव यज्ञ, एक होता है भूत यज्ञ और एक होता है मनुष्य यज्ञ। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं और इन 5 यज्ञों को संपन्न करने के बाद में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और ये 3 चीज़ों के माध्यम से कोई व्यक्ति अगर इन चीज़ों को करता है तो 4 पुरुषार्थ होते हैं। आपसे जीवन में अगर पूछे कितने पुरुषार्थों की संख्या कितनी है तो 4 पुरुषार्थ होते हैं। वेदों की संख्या कितनी है तो 4 वेद होते हैं। विवाह कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का विवाह होता है। ठीक है, कितने ऋण होते हैं? 3 प्रकार के ऋण होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछेगा। कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं? 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। कितने संस्कार होते हैं आपसे ये भी पूछ सकता है, तो 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछेगा जरूर, 16 संस्कारों के बारे में पूछेगा। सबसे पहला संस्कार कौन सा होता है? सबसे पहला संस्कार जब बच्चा का एक प्रकार से बीजारोपण होता है, मतलब कि जब गर्भाधान होता है उसी को बोलते हैं पहला संस्कार। तो गर्भाधान का पहला संस्कार होता है। सबसे लास्ट संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। जैसे जो व्यक्ति जब मर जाता है तो जो 13वीं संस्कार होता है उसी को बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार, लास्ट वाला पूरा। तो एक प्रकार से गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, पहला संस्कार है, सुन लीजिए, गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। तीसरा संस्कार होता है सीमांतोन्नयन संस्कार। चौथा संस्कार होता है जातक्रम संस्कार। 5वां संस्कार होता है आपका नामकरण संस्कार। छठा संस्कार होता है निष्क्रमण संस्कार। ठीक है, और 7वां होता है आपका अन्नप्राशन संस्कार, पहली बार जब बच्चा अन्न ग्रहण करता है। 8वां होता है चूड़ाकरण संस्कार। 9वां होता है कर्ण छेदन संस्कार। ठीक है, यानी कान भेदने वाला, कान छिदवाने का प्रथा। 10वां संस्कार होता है विद्यारंभ। ठीक है, उसके बाद में होता है 11वां उपनयन संस्कार। फिर उसके बाद चूड़ाकरण मतलब जो मुंडन संस्कार होता है वही होता है। उपनयन मतलब होता है जनेऊ पहनाने वाला जो संस्कार होता है वो यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमिक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। 12वां संस्कार होता है आपका वेदारंभ संस्कार। चूँकि यज्ञोपवीत से पहले आप वेद छूने के अधिकारी नहीं हैं। जो व्यक्ति जो है यज्ञोपवीत नहीं धारण करता उसको वेद छूने का कोई अधिकार नहीं होता है, ये मान्यता है। ठीक है, इसके अलावा 13वां आपका जो संस्कार है वो होता है केशांत संस्कार। ठीक है, और 14वां संस्कार होता है समावर्तन संस्कार, जब बच्चा जो है पढ़ लिख करके घर पे लौटता है वो। और 15वां संस्कार होता है विवाह संस्कार। और विवाह संस्कार के बाद में होता है
आपका लास्ट संस्कार, मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार। तो इस प्रकार से इतने संस्कार होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब एक प्रकार से मुख्य रूप से चीज़ें हैं जो कि जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ें। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ों को समझना चाहिए। ओके। अच्छा, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, प्रश्न ये भी पूछा गया है। तो ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद। और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है ऋग्वेद का, ऐतरेय और कौशितकी जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद को समझने के लिए लिखे गए। इसके अलावा दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। धनुर्वेद की बात की जाए तो, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है यजुर्वेद का, वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। और अगला वेद है आपका सामवेद। सामवेद जो है उसमें संगीत शास्त्र का जनक कहा जाता है सामवेद को। संगीत के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी मिलती है सामवेद से। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथ की बात की, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविंश या जो है खडबिंश ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, या पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो सामवेद को पढ़ने के लिए बनाया गया। और इसके अलावा अथर्ववेद की बात की जाए तो इसका उपवेद है शिल्पवेद। और गोपद ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये ऋग्वेद अथर्ववेद को लेकर के लिखा गया। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, 4 पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जो है वीडियो को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसी से महाकाव्यों के अनुसार चारों आश्रमों में किस आश्रम का सर्वाधिक महत्व स्थान था। तो गृहस्थ आश्रम जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। 25 साल से लेकर के 50 साल की जो आयु होती गृहस्थ आश्रम की होती। संन्यास आश्रम 50 साल से लेकर के 75 साल से लेकर के 100 साल की अवस्था तक संन्यास आश्रम, जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक। ब्रह्मचार्य आश्रम लेकर 0 से 25 वर्ष की अवस्था। वानप्रस्थ आश्रम यानी जंगल की ओर जाने की बात होती है 25 साल, यह होती है 50 साल के बाद, 50 साल से 75 साल की एज, ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम। तो ये 4 आश्रम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामायण में किन स्त्रियों को मंत्रविद कहा गया है। तो कौशल्या और तारा को मंत्रविद कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, महाभारत में द्रौपदी को क्या कहा गया है। तो महाभारत में द्रौपदी को पंडिता कहा गया है। अच्छा, द्रौपदी के और भी कई नाम हैं, जैसे याज्ञसेनी, पांचाली, ठीक है, और सैरंध्री जब राजा विराट के यहाँ पर वो दासी थी, ठीक है, तो सैरंध्री नाम से ही थी, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, किस महाकाव्य में यह कहा गया है कि स्त्रियां समृद्धि की देवी हैं, अतः समृद्धि चाहने वाले व्यक्ति को उनका सम्मान करना चाहिए। ये बात कहाँ पर कही गई है। तो ये बात महाभारत में कही गई है, और महाभारत के अनुशासन पर्व में इस बात को बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, महाकाव्य काल में विवाह कौन सी प्रथा प्रचलित थी। बताएं, विवाह की कौन सी प्रथा प्रचलित थी, मतलब महाकाव्य काल में। तो महाकाव्य काल में बहुविवाह और अंतर्जातीय विवाह दोनों हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो दोनों विवाह का प्रचलन था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, महाकाव्य काल मतलब रामायण और महाभारत के समय की बात हो रही है, द्वापर और त्रेता युग की। तो महाकाव्य काल में आर्थिक जीवन के मुख्य आधार क्या थे। तो आर्थिक आधार क्या थे भाई, कृषि और पशुपालन जो है ये महाकाव्य काल के आर्थिक जीवन के आधार हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, महाकाव्य काल में किन किन व्यवसायियों का उल्लेख मिलता है। तो किन किन व्यवसायियों का उल्लेख मिलता है। स्वर्णकार भी मिलते हैं महाकाव्य काल में, लौहकार भी मिलते हैं, लुहार, कुंभकार यानी कुम्हार, तो ये सब मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उपरोक्त सभी व्यवसायियों का उल्लेख मिलता है महाकाव्य काल में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, महाकाव्य रामायण किस युग से संबंधित है। बताएं, तो महाकाव्य रामायण किस युग से रिलेटेड है, फटाफट से आप बताएंगे। महाकाव्य जो है त्रेता युग से रिलेटेड है, रामायण जो है त्रेता युग से रिलेटेड है, और महाभारत जो है वो द्वापर युग से रिलेटेड है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, महाकाव्य रामायण की रचना मूल रूप से किसने करी है। तो मूल रूप से ऋषि वाल्मीकि ने करी है। ये बात ध्यान रखेंगे। रामचरितमानस अगर पूछेगा तो तुलसीदास बताएंगे। क्लियर, ध्यान रखेंगे। लेकिन रामायण की बात करेगा तो ऋषि वाल्मीकि ही आएगा। अगला मतलब ऋषि वाल्मीकि का नाम ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है। तो भगवान श्री राम को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता था, ठीक है। हनुमान जी को शंकर भगवान का रुद्र माना जाता था, 11वां रुद्र, ठीक है। और शेषनाग को भगवान लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार मानते थे, जो भगवान विष्णु के ऊपर जो है जो सांप होता है फंड करके से, तो उसको शेषनाग बोलते हैं, ठीक है। जो कहा जाता है, मान्यता भी है कि भाई उनके फंड पर जो है पृथ्वी टिकी हुई है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। महाभारत, रामायण, कुमार संभव या रघुवंश।
तो सबसे बड़ा जो महाकाव्य विश्व का वो है महाभारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। ओके, चले, प्रश्न है अभिलेखों की भाषाएं हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अभिलेखों की भाषाएं हैं, देखिए जो अभिलेख हमको प्राप्त हुए हैं वो कई भाषाओं में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्राकृत भाषा में भी मिले हैं, पाली भाषा में भी मिले हैं और संस्कृत भाषा के अभिलेख भी हमको मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपयुक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराने अभिलेख किस सभ्यता की मोहरों पर मिलते हैं? सबसे पुराने अभिलेख जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता के जो है अभिलेख में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख था? तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है जो कि रुद्रदामन के द्वारा लिखाया गया था वो संस्कृत भाषा में था। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारत से बाहर मिलने वाले प्राचीनतम अभिलेखों में किन किन वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं? देखिए, इंद्र, मित्र और वरुण, इन सभी के नाम मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्यिक स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो साहित्यिक स्रोतों को धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य दोनों में बांटा गया है, उपयुक्त दोनों में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मनुष्य के पूरे जीवन काल से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो मनुष्य के पूरे जीवन से रिलेटेड संबंधित जानकारी जो मिलती है हमको वो कहाँ से मिलती है? स्मृतियों में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? तो महाकाव्यों में आप देखिए, महाकाव्यों बोला हूँ, पुराणों में आप देखेंगे तो ऐतिहासिक कथाओं का बड़ा सबसे अच्छा और क्रमबद्ध रूप से वर्णन मिलता है। आप श्रीमद् भगवत कथा उठा करके देखेंगे या श्रीमद् देवी भागवत उठा, या पुराण में आप 18 पुराण है, कोई भी पुराण उठा करके आप देखेंगे तो उसमें जो है ऐतिहासिक कथाओं का एकदम क्रमबद्ध रूप से वर्णन मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैंने शुरुआत में आपको बताया था, हिस्टोरिका किसने लिखा है? इतिहास के जनक ने लिखा है। इतिहास के जनक हैं कौन? हेरोडोटस हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, जुते हुए खेत का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से किस स्थल से मिला हुआ है? तो वो मिला हुआ है जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बारहसिंघा का नमूना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बारहसिंघा का नमूना हमको आमरी से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मिट्टी के बर्तन, रोटी बेलने की चौकी तथा कटोरी के टुकड़े जो है वो कहाँ से मिले हैं? तो ये आलमगीरपुर से मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बताने चाहिए। तो मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ आपके समक्ष मैं लाता रहूँ। चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। सर्वप्रथम सन 1859 ईस्वी में किसने बताया कि कीलाक्षर लिपि, कीलाक्षर, ठीक है, कीलाक्षर लिपि जो है उसकी जानकारी बेबीलोनियन को सुमेरों से प्राप्त हुई थी। तो बेबीलोनिया को जो कीलाक्षर लिपि है उसकी जानकारी जो है वो सुमेरों से प्राप्त हुई थी, ऐसा बताते हैं हिक्स महोदय। कब बताते हैं? 1859 में। अगला प्रश्न, सुमेरियन सभ्यता के राजा को क्या कहा जाता था? सुमेरियन सभ्यता के राजा को ईश्वर का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, ईश्वर के प्रतीक, यानी वो ईश्वर के प्रतीक के रूप में बैठे हुए हैं, ईश्वर ही जैसे हैं। अगला प्रश्न, सुमेरियन सभ्यता के लोगों के जीवन का मुख्य आधार क्या था? कृषि तथा पशुपालन, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, सुमेरियन लोगों ने कब लिपि का आविष्कार, मतलब कि कब लिपि का आविष्कार कब कर लिया था वो लोग? ठीक है, सुमेरियन लोगों ने, कीलाक्षर लिपि उन्हीं लोगों की लिपि है। तो उन लोगों ने 3000 ईसा पूर्व या लगभग 3400 ईसा पूर्व जो है सुमेरियन लोगों ने लिपि का विकास कर लिया था। अगला प्रश्न है, एनलिल किस देवता का नाम है? तो एनलिल जो होते हैं, एनलिल वो तूफानों के देवता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेरियन लोग इन्नेकी नामक एक देवी हैं, तो उनकी पूजा करते हैं, उन देवी का संबंध किससे है? तो उर्वरता की देवी हैं कौन? इन्नेकी। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सुमेरियन सभ्यता के समाज में किस वर्ग में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। तो सुमेरियन सभ्यता के समाज में बहुविवाह की प्रथा जो प्रचलित थी वो उच्च वर्ग में प्रचलित थी। उच्च वर्ग के लोग जो है कई विवाह किया करते थे। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, असीरियन सभ्यता में राजा को क्या मानते थे? राजा को भगवान का प्रतीक माना जाता था। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, असीरिया राज्य का विस्तार किधर अधिक था?
तो असीरिया राज्य का विस्तार जो था वो कहाँ पर था भाई, सीरिया की तरफ जो ज़्यादा हुआ करता था। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, असीरियन सभ्यता में परिवार का स्वरूप क्या था। तो परिवार का स्वरूप जो हुआ करता था वो पितृसत्तात्मक परिवार हुआ करते थे, पिता प्रधान थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, असीरियन सभ्यता में किस लिपि का विकास हुआ है। तो असीरियन सभ्यता में किस लिपि का विकास हुआ है, कीलाक्षर लिपि का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, असीरियन सभ्यता का अंत किस शासक की मृत्यु के पश्चात हुआ था। तो असीरियन सभ्यता का अंत जो हुआ था वो असुरबानीपाल की मृत्यु के बाद हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बेबीलोनिया की सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक कौन हुआ करता था। तो बताएं, बेबीलोनिया का जो सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण शासक है और शक्तिशाली शासक वो हम्बीराबी था। कौन था, हम्बुराबी। ठीक है, हम्बुराबी हुआ करता था। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। मिस्र की सभ्यता का विकास अफ्रीका के उत्तरी भाग में किस नदी घाटी में हुआ था। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दजला, फरात और नदी घाटी में, सिंधु घाटी या नील नदी। तो नील नदी में मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, नील नदी में मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। दजला, फरात में मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो या एक प्रकार से आप बता सकते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। क्लियर, ध्यान रखें। तो प्रश्न इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता का विकास जो हुआ है वो नील नदी घाटी में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किस इतिहासकार ने मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान माना है। बताएं, किसने माना है। हेरोडोटस ने मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान माना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, मिस्र की सभ्यता में या मिस्र की सभ्यता से विश्व के लोगों का परिचय सबसे पहले किसने करवाया था। तो फ्रांसीसी सम्राट थे नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने करवाया था। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिस्र की सभ्यता के प्रांतों के शासक को क्या कहा जाता है। बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। मिस्र की सभ्यता के प्रांतों के शासक को क्या कहा जाता है, बताइएगा, फटाफट से आप बताएंगे। तो मिस्र की सभ्यता के बताएं, मिस्र की सभ्यता के प्रांतों के शासक को नोमार्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मिस्र की सभ्यता को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। बताएं, बाइबिल, हेरोडोटस की सभी कृतियाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और जो है डायोडोरस की भी कृतियाँ और बाइबिल, इन सभी से मिस्र की सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मिस्र की पिरामिडों में सर्वाधिक अजूबा, अनूठा और विश्व प्रसिद्ध किसका पिरामिड है। गीज़ा का पिरामिड, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के, ए ऑप्शन। ठीक है, गीज़ा का पिरामिड जो है वो सर्वाधिक अजूबा, अनूठा है, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, गीज़ा का पिरामिड। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किस सभ्यता में स्त्रियों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो किस सभ्यता में दिया गया स्त्रियों को सर्वोच्च स्थान, मिस्र की सभ्यता में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मिस्र की सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो मिस्र की सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, मिस्र की सबसे पुरानी राजधानी कौन सी है। मिस्र की सबसे पुरानी राजधानी जो है वो मेम्फिस हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम साम्राज्य निर्माता किसे माना जाता है। तो विश्व का प्रथम साम्राज्य निर्माता जो मानते हैं वो तुतमेश तृतीय को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, मिस्र के प्रमुख देवता रा कौन से देवता थे। तो रा देवता जो थे वो सूर्य से रिलेटेड हैं, जो हम लोग सूर्य भगवान मानते हैं उन्हीं को मिस्र के लोग रा कहते हैं। ठीक है, और मिस्र की सभ्यता में ओसिरिस या फिर ओसरिस का संबंध किससे है। तो ओसरिस, वो लोग नील नदी को ओसरिस कहते थे। ठीक है, और अगर सिन की बात की आपसे पूछे, सिन किसको बोलते थे, तो चंद्रदेव को सिन के नाम से जानते थे। ठीक है, चंद्रदेव को क्या बोलते थे, सिन बोलते थे, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सांगकालीन राजवंशीय काल में सामाजिक संगठन था विघटित, संगठित या कौटुंबिक या शत्रुतापूर्ण, कैसा था। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो सांगकालीन राजवंशीय काल में सामाजिक संगठन जो था वो विघटित हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सांगकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। सांगकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कृषि भी था, पशुपालन भी था और शिकार खेलते थे भी लोग। ठीक है, सांगकाल में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांगकाल का मतलब चाइना में, एक प्रकार से चीन की सभ्यता की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे,
सांगकालीन समय में खेती का आर्य मतलब कौन, खेती का कार्य जो है वो कौन करता था, बताएं। तो सांगकालीन समय में खेती का कार्य जो होते थे केवल पुरुष ही किया करते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सांगकालीन लोग मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे। तो सांगकालीन लोग जो थे वो अपने पितरों की पूजा करते थे। इस समय कौन सा पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष ही चल रहा है ना। पितृपक्ष में क्या होता है, इस समय तो हम लोगों की डेली लगभग जो है 2-3 भोज तो हो ही जाते हैं। पूड़ी तरकारी और पनीर की सब्जी, मतलब तमाम सारे लोग बुलाते हैं खाने के लिए, जाना पड़ता है सभी के यहाँ भोजन करने के लिए जाना पड़ता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तरीके से इफ़ेक्टिव तरीके से आपके समझ नहीं आ पा रहा हूँ अभी, चूँकि लगातार क्या हो रहा है कि कहीं यहाँ जाना पड़ गया, कहीं वहाँ जाना पड़ गया, और सभी लोग स्पेशली बोलते कि आपको आना है सर जी, आपको आना है हमारे यहाँ। और तो भाई क्या करें, अब जाना पड़ता है, लेकिन आप लोगों के लिए भी मैं मेहनत करता हूँ, तो रात में आप लोगों को समय दे पाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। बाकी थोड़ा सा क्या, मैं मतलब पूरा दिन हमारा एकदम से निकल जाता है इसी सब में, मतलब रात में भी निकल जाता है, आधा दिन इधर निकल जाता है, तो समय आप लोगों के लिए मैं बहुत निकालता हूँ। एक वीडियो बनाने के लिए लगभग 4 घंटे या 5 घंटे की मेहनत होती है। ये बात शायद आपको ना पता हो, लेकिन अगर आप जानेंगे या मेरे पास आएंगे कभी, समय मिला अगर आपको मिलने का, तो आप जान पाएंगे कि मेहनत कितनी करनी पड़ती है, ठीक है। आगे देखिएगा, और मैं कोई ऐसी वीडियो तो नहीं बनाता हूँ कि बस केवल 10 प्रश्न या 15 प्रश्न को इकट्ठा कर लिया और उसी को 10 मिनट में बता करके ख़त्म कर दिया काम। ये मेरा काम नहीं है। मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बताने का काम करता हूँ, ताकि आप जब भी पढ़ें, एक कई वीडियो हुआ देख लिए, 2 ही वीडियो हुआ देख लिए, तो आपका कल्याण हो जाना। ये मैं सोचता हूँ कि अगर आप जो है भूले बिसरे भी अगर आ गए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो परीक्षा होती है उसके एक दिन पहले पढ़ने आते हैं, तो ऐसा प्लीज़ मत करें। हाथ जोड़ करके आपसे विनती है, आप पढ़ाई जो है अपनी विधिवत तरीके से करें। आगे देखें, अगला प्रश्न है, पतंग उड़ाने की कला सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी। तो चाइना में सबसे पहले विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, चीन की सभ्यता को किस नाम से पुकारते थे, बताएं। चीन की सभ्यता को किस नाम से पुकारते थे। पीली नदी घाटी सभ्यता भी चीन की घाटी को कहा जाता है, मतलब चीन की सभ्यता को पीली नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न है, प्राचीन चीनियों की सबसे लोकप्रिय प्रथा किसकी पूजा करनी थी, बताएं। सबसे लोकप्रिय प्रथा जो है किसकी पूजा थी, पूर्वजों की पूजा किया करते थे ये लोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चाऊकालीन पारिवारिक व्यवस्था क्या थी। चाऊकालीन पारिवारिक व्यवस्था थी संयुक्त परिवार प्रणाली। ऑप्शन नंबर ज्वाइंट फैमिली वाली व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन चीनी गद्यांशों के बहुत से लेख जिस ग्रंथ से संग्रहित हैं या जिस ग्रंथ में संग्रहित हैं उसे क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कौन सा ग्रंथ, सूचिंग ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूचिंग और किस नाम से जाना जाता है सूचिंग को। तो सूचिंग को क्लासिक ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। आप क्लासिक ऑफ हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आओ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्राचीन चीनी साहित्य क्लासिकल आओ पोएट्री किस शासक के शासनकाल से संबंधित है। तो प्रश्न क्या है, क्लासिव आओ हिस्ट्री या क्लासिव आओ पोएट्री, मतलब क्लासिव आओ हिस्ट्री जो है वो सुंगची को कहते हैं। क्लासिकल आओ हिस्ट्री ये चाऊकालीन जो है शासक से रिलेटेड है, चाऊकालीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन चीनी सभ्यता को कौन से साहित्य का संबंध शकुन परीक्षण से है, बताएं। शकुन परीक्षण से ई चिंग का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, सांग युग में चीनी सभ्यता की धार्मिक स्थिति क्या थी। तो सांग युग में चीनी सभ्यता की धार्मिक स्थिति थी वो बहुदेववादी हुआ करती थी, कई सारे देवताओं की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे। देखें प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न है मेसोपोटामिया की प्रसिद्ध सभ्यताएं कौन सी हैं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, मेसोपोटामिया की प्रसिद्ध सभ्यताएं कौन सी हैं, बताइएगा। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, मेसोपोटामिया की प्रसिद्ध सभ्यताएं। तो मेसोपोटामिया की प्रसिद्ध सभ्यताएं जो हैं, सुमेरियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता और बेबीलोनिया की सभ्यता। इसके अलावा एक सभ्यता और है कैल्ड्रिया की सभ्यता। ये 4 सभ्यताएं मुख्य रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपर्युक्त तो सभी सभ्यता। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन 2 नदियों के बीच हुआ था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला फरात नदी घाटियों के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र को क्या कहते हैं। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को वैसे तो दोआब का क्षेत्र कहते हैं जियोग्राफी की भाषा में, लेकिन यहाँ पर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें मेसोपोटामिया लगेंगे, क्योंकि 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है मेसोपोटामिया, ठीक है, दजला और फरात नदियों के बीच में है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मेसोपोटामिया में छोटे जमींदार व्यापारी जो हुआ करते थे वो किस वर्ग में आते थे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग या फिर दास वर्ग। तो मध्यम वर्ग में आते थे छोटे जमींदार और व्यापारी लोग।
अगला प्रश्न है, इराक को प्राचीन काल में क्या कहते थे? मेसोपोटामिया ही कहा जाता था इराक को। इराक जो आज वर्तमान में है उसको पहले मेसोपोटामिया के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में जिन प्रसिद्ध सभ्यताओं का विकास हुआ उसमें प्रथम सभ्यता कौन सी थी? बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो मेसोपोटामिया में जिन सभ्यता का विकास हुआ उनमें सबसे प्रथम जो सभ्यता थी वो सुमेरियन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये 4 सभ्यताएं हैं मेसोपोटामिया के, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन की सभ्यता, असीरियन सभ्यता और कैल्ड्रियन सभ्यता। ये चारों सभ्यताएं मेसोपोटामिया की सभ्यता ही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सुमेरियन सभ्यता का नामकरण किस नगर के आधार पर हुआ है? तो सुमेर नामक जो है नगर के नाम पर हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सुमेरियन सभ्यता का विकास दजला फरात घाटी के किस भाग में हुआ है? तो दजला फरात घाटी के दक्षिणी भाग में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, साहित्यिक साक्ष्यों की कमी के कारण निम्न में से किस सभ्यता के संदर्भ में सूचनाएं कम प्राप्त हो पा रही हैं? तो सुमेरियन सभ्यता के विषय में चूंकि साहित्यिक साक्ष्य कम मिलते हैं और इसीलिए खास करके इस सभ्यता के बारे में उतनी विधिवत जानकारी नहीं मिल पाती है जितनी अन्य सभ्यताओं के बारे में हमको जानकारी मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। ठीक है, चले अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताएंगे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण अंग है शूल्ब सूत्र, या जिसको आप जो है स्रोत सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा फटाफट से। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में दी गई भाई? ऋग्वेद में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी भैया? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते वाला जो चिन्ह है या शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऋग्वेद या ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था? ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अस्मो मा सदगमयम, अस्मो मा सदगमय जो है ये शब्द कहाँ से लिया गया है? श्लोक, तो ये ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आर्य भारत से आए और सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? तो आर्य भारत में आए और सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्य भारत में आए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? बताएं, क्यों कहा जाता है या क्यों कहा गया है आर्यों को अपौरुषीय? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा की अगर बात करें तो उसको जैमिनी ने किया है। मीमांसा दर्शन की बात या पूर्व मीमांसा की बात जैमिनी, और वेदांत या उत्तर मीमांसा जिसको आप बोलते हैं उसका एक प्रकार से उसको बदराण जो है उसके प्रवर्तक हैं। तो बदराण जो हैं उन्होंने ब्रह्मसूत्र भी लिखा है और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक भी हैं। आपको बता दूं जो है मीमांसा या पूर्व मीमांसा जो है वो किसने लिखा है? जैमिनी नामक ऋषि ने लिखा है। और एक प्रकार से और 4 दर्शन और हैं इससे पहले। पहला दर्शन है आपका, कौन सा दर्शन है भाई? पहला न्याय, दूसरा है वैशेषिक, तीसरा है सांख्य, ठीक है, चौथा है योग, और पांचवा है मीमांसा, और छठवां है आपका वेदांत या जिसको पूर्व मीमांसा मतलब उत्तर मीमांसा कहते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से ये बहुत सारे प्रश्नों को आप लोगों ने समझा जो कि एंशिएंट हिस्ट्री बीए प्रथम सेमेस्टर से रिलेटेड थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी हर एक सब्जेक्ट की। हिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए भी जाएगी हिस्ट्री, मतलब कि जिसका मेडिकल हिस्ट्री है उनका जो है एग्जामिनेशन फॉर्म में केवल हिस्ट्री लिखा हुआ है, उनको मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।